Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Company Law. In today's lecture, we will discuss upon the topic modes of winding up. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने टॉपिक डिस्कस किया था इन रिगार्ड ऑफ द मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ वाइंडिंग अप एंड इट्स डिफरेंट फीचर्स। अब हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि वाइंडिंग अप के डिफरेंट मोड्स क्या हैं या किन पर्टिकुलर वेज को फॉलो करते हुए हम कंपनी को वाइंड अप कर सकते हैं। तो इसके लिए हम दो पर्टिकुलर वेज को स्टडी करेंगे। पहला तरीका होता है इसके अंदर वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल, यानी ट्रिब्यूनल या कोर्ट के ऑर्डर के बेसिस पर कंपनी को वाइंड अप किया जा सकता है। और दूसरा होता है वॉलंटरी वाइंडिंग अप, यानी कि जब कंपनी के मेंबर्स कंपनी के ऑपरेशंस को वाइंड अप करना चाहें वॉलंटरी बेसिस पर, तो ये दूसरा तरीका होता है, दूसरा मोड होता है। तो आज के लेक्चर में हम फर्स्ट मोड को डिस्कस करेंगे। दिस इज वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल, या इसको हम कंपलसरी वाइंडिंग अप के नाम से भी जानते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हम स्टडी करेंगे। इसकी पहली कैटेगरी है, पहला हेडिंग है इसका, दैट इज ग्राउंड्स ऑफ वाइंडिंग अप। किन पर्टिकुलर ग्राउंड्स पर हम कंपनी को ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से वाइंड अप कर सकते हैं या कंपल्सरी बेसिस पर कंपनी को वाइंड अप किया जा सकता है, उन पर्टिकुलर ग्राउंड्स को हम इस हेडिंग में स्टडी करेंगे। अ कंपनी में बी वाउंड अप बाय एन ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल। दिस इज ऑल्सो नोन एज कंपल्सरी वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। अ कंपनी में बी वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स, यानी कंपनी को हम ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के बेसिस पर वाउंड अप कर सकते हैं, जिसे हम कंपल्सरी वाइंडिंग अप का नाम भी देते हैं। और इसके लिए हमें कुछ पर्टिकुलर ग्राउंड्स को फोकस करना होता है, यानी कि अगर ये पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही हैं तो हम कंपनी को कोर्ट के बेसिस पर, कोर्ट के ऑर्डर के बेसिस पर या ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के बेसिस पर वाइंड अप नहीं कर सकते। तो क्या क्या ये कंडीशंस है? लेट अस हैव अ लुक ओवर दीज पर्टिकुलर कंडीशंस और ग्राउंड्स। द वेरी फर्स्ट कंडीशन इज दैट इफ द कंपनी इज अनेबल टू पे इट्स डेट्स। कंपनी इस पोजीशन में आ चुकी है कि ये अपने डेट्स को पे नहीं कर पा रही है, तब उस केस में कंपनी वॉलंटरी बेसिस, कंपनी कंपल्सरी बेसिस पर वाइंड अप की जा सकती है ऑन द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। अब कंपनी की इनएबिलिटी, अनेबिलिटी क्या होती है? डेट को पे ना कर पाने के रेफरेंस में इसके रिगार्डिंग ग्राउंड्स को हम फर्दर लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। ठीक है। सेकेंड वन इज दैट इफ द कंपनी हैज passed a special resolution for its winding up by the tribunal. The tribunal shall consider the interest of the company as well of public before making such an order. यानी कि जब कंपनी ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए वाइंडिंग अप के रेफरेंस में स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करा चुकी है, तो कंपनी को कंपल्सरी बेसिस पर वाइंड अप होना ही पड़ेगा। लेकिन जो ट्रिब्यूनल है इस टाइप के ऑर्डर को पास करने से पहले ये देखती है कि जो एक्ट है उससे कंपनी का जो इंटरेस्ट है और पब्लिक का इंटरेस्ट है वो अफेक्ट होना चाहिए। अगर पब्लिक और कंपनी के इंटरेस्ट पर एडवर्स इफेक्ट उसे दिखाई देता है, तभी उस केस में ट्रिब्यूनल ऑर्डर देती है और उस ऑर्डर को फॉलो करते हुए कंपनी इसके रिगार्डिंग एक स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करती है, तब कंपनी की वाइंड अप की प्रोसीजर आगे बढ़ाई जाती है। पॉइंट क्लियर हो रहा है? ठीक है, ये हो गया सेकंड ग्राउंड। थर्ड ग्राउंड क्या रहता है इसके अंदर? इफ द कंपनी हैज एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरलिटी। यानी कि कंपनी में जो डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ फॉलो की जा रही हैं उनको इस तरीके से फॉलो किया गया है जो इंडिया की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी के अगेंस्ट में है, स्टेट की सिक्योरिटी के अगेंस्ट में है, जो फॉरेन स्टेट्स के साथ में फ्रेंडली रिलेशंस हैं उनके अगेंस्ट में है, पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट में है, मोरलिटी या डिसेंसी के अगेंस्ट में है। तब इस एक्ट को ध्यान में रखते हुए कंपनी के वाइंड अप के ऑर्डर कोर्ट के द्वारा दिए जाते हैं। ये हो गया तीसरा ग्राउंड। द फोर्थ ग्राउंड इज इफ द ट्रिब्यूनल हैज ऑर्डर्ड द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी बिकॉज इट इज अ सिक कंपनी। यानी कि सिक का मतलब होता है
जिसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत डाउन हो जाती है, और जो फाइनेंशियली अनसाउंड कंपनी होती है उसको हम सिक कंपनी कहते हैं। ये कंपनी लगातार लॉस को इनकर कर रही होती है, और अगर इस सिक कंपनी के रेफरेंस में ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास किया है कि इस कंपनी को वाइंड अप किया जाना है, तो इसको वाइंड अप किया जाता है। नेक्स्ट ग्राउंड इज if an application has been made by the registrar or any other person authorized by the central government by notification under this act, then the tribunal may order for winding up of a company। यानी कि अगर कंपनी के रजिस्ट्रार, कंपनी एक्ट में एक रजिस्ट्रार की पोजीशन रहती है, अगर उस पर्टिकुलर रजिस्ट्रार की तरफ से या किसी भी ऐसे पर्सन्स की तरफ से जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड है, कंपनी को वाइंड अप करने की एप्लीकेशन दी जाती है, तो उसको ग्राउंड मानते हुए ट्रिब्यूनल कंपनी के वाइंड अप का ऑर्डर दे सकती है। लेकिन जो एप्लीकेशन दी जाएगी उनमें इन पर्टिकुलर केसेस का इन्वॉल्व होना जरूरी है। जो ट्रिब्यूनल है वो वाइंड अप का ऑर्डर तभी देगी जब ये पर्टिकुलर केसेस उस एप्लीकेशन में इन्वॉल्व होंगे। पहला केस क्या होगा इसके अंदर, इफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी हैव बीन कंडक्टेड इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर, यानी कि अगर कंपनी के ऑपरेशंस को या अफेयर्स को फ्रॉडुलेंट तरीके से या धोखाधड़ी फॉलो करते हुए कंडक्ट किया जा रहा है, पहला केस। दूसरा केस, यदि कंपनी को फॉर्म किया गया है फ्रॉडुलेंट पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से या अनलॉफुल पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भी वाइंड अप का ऑर्डर पास किया जा सकता है। सी केस है इसके अंदर, इफ द पर्सन कंसर्न्ड इन द फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी हैव बीन फाउंड गिल्टी ऑफ फ्रॉड, मिसफिजेंस और मिसकंडक्ट इन कनेक्शन देयरविद, यानी कि जिस पर्टिकुलर पर्सन ने कंपनी को फॉर्म किया है या कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करने में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, यदि उसे फ्रॉड का गिल्टी माना जाता है, मिसकंडक्ट का गिल्टी माना जाता है या मिसफिजेंस का गिल्टी माना जाता है, तो भी उस केस में कंपनी को वाइंड अप का ऑर्डर ट्रिब्यूनल के द्वारा दिया जा सकता है। या एक केस, तो ये तीन केस है यहाँ पर, अगर ये तीनों केसेस फॉलो किए जा रहे हैं तो इनकी एप्लीकेशन के बेसिस पर जो ट्रिब्यूनल है वो कंपनी के वाइंड अप का ऑर्डर दे सकती है। ठीक है, तो ये तो बात होगी फिफ्थ ग्राउंड की। द सिक्स्थ ग्राउंड इज दैट if the company has made a default in filing with the registrars its financial statement or annual returns for immediately preceding 5 consecutive financial years। क्या मतलब हुआ इसका, कि अगर पिछले 5 साल से immediately preceding 5 consecutive financial years में अगर कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न को रजिस्ट्रार के साथ में फाइल नहीं किया है, तब रजिस्ट्रार क्या करेगा, रजिस्ट्रार ट्रिब्यूनल के पास एक एप्लीकेशन को फॉलो करेगा जिसके बेसिस पर जो ट्रिब्यूनल है वो कंपनी के वाइंड अप के लिए ऑर्डर दे सकती है। और इसके अंदर लास्ट जो ग्राउंड बनता है दैट इज इफ द ट्रिब्यूनल इज ऑफ ओपिनियन दैट इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल दैट द कंपनी शुड बी वाउंड अप, यानी कि अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि जस्ट एंड इक्विटेबिलिटी के ग्राउंड के बेसिस पर कंपनी को वाउंड अप किया जाना जरूरी है, तो वो इसका ऑर्डर दे सकती है। जस्ट एंड इक्विटेबल कंडीशंस क्या है, इनको हम फर्दर लेक्चर्स में स्टडी करेंगे कि जस्ट एंड इक्विटेबल में क्या क्या कंडीशंस अराइज होती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको कि जो ट्रिब्यूनल की पावर हैं वो डिस्क्रिशनरी होती हैं। डिस्क्रिशनरी का मतलब क्या होता है कि वो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर भी सकती है और एक्सरसाइज नहीं भी कर सकती है। इसी वजह से हम जो इसकी पावर है उसको डिस्क्रिशनरी पावर का नाम देते हैं। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द कंपनीज इनएबिलिटी टू पे इट्स डेट्स। जैसा कि हमने डिफरेंट ग्राउंड्स ऑफ वाइंड अप में या वाइंडिंग अप में डिस्कस किया था कि इसमें पहला ग्राउंड होता है वाइंडिंग अप के लिए कि जब कंपनी अपने डेट्स को पे करने में इनएबिलिटी को शो करती है, तो इस केस में कंपनी के वाइंड अप के ऑर्डर्स ट्रिब्यूनल के द्वारा दिए जा सकते हैं। तो हम उन पर्टिकुलर कंडीशंस को स्टडी करेंगे जिन्हें हम इनएबिलिटी टू पे डेट की कंडीशन में रखते हैं। तो
तो अ कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी अनेबल टू पे इट्स डेट इन द फॉलोइंग केसेस। ये कुछ केसेस में यहाँ डिस्कस करूंगा जिसमें हम ये कह सकते हैं कि जो कंपनी है वो अपने डेट्स को पे करने की कंडीशन में नहीं है। पहला केस है इसके अंदर, फेलियर टू पे ऑन डिमांड। क्या होता है, कभी कभी जो क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स का मतलब जिनसे कंपनी ने लोन लिया है, जिनके लिए कंपनी इंडेटेड है, और वो इंडेटेडनेस अगर 1 लाख रुपए से एक्सीड कर जाती है, 1 लाख रुपए से ज्यादा का क्रेडिट या लोन कंपनी ने अपने क्रेडिटर से ले रखा है, तो उस केस में अगर वो जो क्रेडिटर है वो कंपनी से डिमांड करता है कि उसका अमाउंट उसको पे करा जाए, उसके बाद क्या होगा, कंपनी उस पर्टिकुलर अमाउंट को 21 डेज के अंदर अंदर पे करने में फेल हो जाती है। यानी कि जब उसको डिमांड की रिसीप्ट मिलती है और इस डिमांड की रिसीप्ट के मिलने के 21 दिन के अंदर अंदर अगर कंपनी इस पर्टिकुलर अमाउंट को पे करने में फेल हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा, हम कहेंगे कि कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी अनेबल टू पे, यानी कि कंपनी पे करने में अनेबल है। तो अनएबिलिटी टू पे की कंडीशन यहां अराइज हो जाएगी। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है कि जो क्रेडिटर है उसको डिमांड का जो नोटिस है वो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में रजिस्टर्ड पोस्ट के मीडियम से ही फॉलो करना है। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसको डिमांड की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं अबाउट द सेकंड कंडीशन। जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड केस बनता है इस कैटेगरी में, वो है अनसेटिस्फाइड डिक्रीड डेट। क्या मतलब है इसका, A company shall also be deemed to be unable to pay its debt if execution issued on order of any court or tribunal in favor of a creditor of the company is returned unsatisfied। मान लीजिए कोर्ट में मैटर गया और ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया कि भाई आपको इस पर्टिकुलर क्रेडिटर के अमाउंट को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पे करना है, और उसके फेवर में ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आया है, लेकिन उसके बावजूद भी आप अगर उसको अमाउंट पे नहीं कर पाते हो तो क्या बनेगा केस, तो हम ये मानेंगे जो कंपनी है इट शैल ऑल्सो बी डीम टू बी अनेबल टू पे इट्स डेट। तो भी ये इनएबिलिटी टू पे द डेट की कंडीशन में काउंट किया जाएगा। ठीक है, थर्ड कंडीशन की बात करते हैं, प्रूविंग इनएबिलिटी टू पे डेट्स और कॉमर्शियल इंसॉल्वेंसी। अब ये कॉमर्शियल इंसॉल्वेंसी क्या होती है, इफ अ कंपनी कैन नॉट प्रूव दैट इट्स असेट्स आर सफिशिएंट टू मीट इट्स liabilities within a reasonable time, the company may be considered as commercially insolvent company। यानी कि जब कोई भी कंपनी ये प्रूव कर पाने में कैपेबल नहीं होती है कि जो उसके पास असेट्स अवेलेबल हैं वो उसकी लायबिलिटीज को मीट करने में सफिशिएंट है, वो भी एक रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर, तब हम ऐसी कंपनी को कॉमर्शियली इंसॉल्वेंट कंपनी का नाम देते हैं। और अगर कोई कंपनी कॉमर्शियली इंसॉल्वेंट कंपनी डिक्लेयर हो जाती है तो उसे हम कहेंगे डीम्ड टू बी अनेबल टू पे इट्स डेट। तो भी ये केस यहां अराइज हो जाता है, और इन तीनों ही केसेस में कंफर्म हो जाता है कि कंपनी इज हैविंग इट्स इनेबिलिटी टू पे इट्स डेट, और उस पर्टिकुलर बेसिस को ग्राउंड मानते हुए जो ट्रिब्यूनल है वो कंपनी के वाइंड अप के लिए ऑर्डर्स दे सकती है। ओके, थैंक यू।